एक कदम आगे तो दो कदम पीछे। शेयर बाजार में आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब देखिए ना, ट्रंप के टेंट्रम को लोग भूलने लगे थे या फिर कहें कि लोग ऊब गए थे उससे, तो बाजार ने रफ्तार पकड़नी शुरू ही की थी कि अब पहली तिमाही के कंपनियों को जो शुरुआती नतीजे आए उसने बाजार को निराश कर दिया। और चूंकि बाजार को निराश किया तो बाजार ने निवेशकों को निराश कर दिया। और ऐसे में अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बाजार में करें तो अभी क्या करें, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आना शुरू ही हुआ है। और कुछ पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा के बचा कर रखें, बाद में लगाएंगे, या फिर लगाना चाहते हैं तो अभी कहाँ सेक्टर है जिसमें कुछ दम बचा हुआ है। फिर कई लोग पूछते हैं आखिर ऐसा क्या है कि डीआई खरीदे जा रहे हैं, उनको क्या दिख रहा है। एफआई तो पहले से बेचना शुरू कर दिए थे, एफआई ने ऐसा क्या देख लिया जो डीआई नहीं देख रहे हैं, डीआई ऐसा क्या देख रहे हैं जो एफआई नहीं देख रहे हैं। ये कई सारे कन्फ्यूजन चल रहा है। तो आज आवाज़ अड्डा में इसी सारे कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे इस कोशिश में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा साहब हैं। रोहा एसेट मैनेजर्स के हेड इक्विटी दलजीत सिंह कोहली साहब जुड़ रहे हैं। और मार्केट एक्सपर्ट दो हैं, सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, अनिल राय जी हैं, और एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं। और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे यानी सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब। तो आप सही मेहमानों का स्वागत हमारे शो में। और काफ़ी हुतल पुतल भरा नहीं रहा ये हफ्ता, लेकिन यह था कि बाज़ार में गिरावट हावी रही। और अब कुछ कहना थोड़ा सा लोगों को लगता है कि पता नहीं रिजल्ट क्या कहेगा, कहाँ जाके गिरेगा बाज़ार, कहाँ जाके संभलेगा, ये सवाल है। तो शुरुआत में अनु सिंघल साहब आपसे करना चाहूँगा कि चल क्या रहा है बाज़ार में, बाज़ार आखिर क्यों इतना डरा हुआ है। लक्ष्मण जी, देखिए क्या होता है ना, कई बार आपको अगर वो स्कूल का टाइम याद है कि अगर एक स्टूडेंट बदमाशी करता था, टीचर आके पूरी क्लास को लपेट देता था। तो अभी मार्केट में ऐसा ही है, एक दो खराब नंबर आए हैं और मार्केट पूरा का पूरा ख़राब हो गया उसकी वजह से। ख़ास तौर से दो खराब नंबर्स का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा। पहले जो आईटी में ख़राब नंबर्स आए थे, थोड़े से टीसीएस के, थोड़े से एचसीएल टेक के। उसके बाद जो एक्सेस के ख़राब नंबर्स आए ना, उसने पूरी तरीके से मार्केट का मूड माहौल ख़राब कर दिया। क्योंकि मार्केट में जो इससे पहले रैली बनी थी ना, वो एक होप रैली थी कि इस बार एटलीस्ट अर्निंग सीज़न अच्छा होगा। लेकिन अब तक जो नंबर्स आए ना, उनमें देखकर लग तो नहीं रहा कि नंबर्स बहुत अच्छे होंगे। बहुत कुछ डिपेंड करेगा वीकेंड पे आने वाले नंबर्स। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये किस तरीके के होते हैं, इनके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन लक्ष्मण जी, एक चीज़ मान के चलिए, जो रैली थी ना, वो एक होप रैली थी। और होप रैली में हमेशा ये रिस्क होता है कि जिस होप पर आप उस रैली को प्ले कर रहे हैं, अगर वो डेटा पॉइंट में तब्दील ना हो तो एक गिरावट का रिस्क रहता है। इस समय मार्केट में वही गिरावट प्ले आउट हो रही है। और एक चीज़ नॉर्मली क्या होता है, जब भी गिरावट जियोपॉलिटिक्स की वजह से आती है या गिरावट कभी किसी और एक्सटर्नल रीज़न की वजह से आते हैं, या मान लीजिए कभी क्रूड बढ़ गया, उस वजह से आती है, तब वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जब गिरावट आपके खुद के डोमेस्टिक फैक्टर से आती है तो थोड़ा सा एचएनआईज भी अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट में इस समय एक कॉन्फिडेंस का भी अभाव है। 2 हफ्ते पहले हम बहुत शानदार मार्केट में थे, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में डेफिनेटली मार्केट ने एक सेंस किया है, जब से वो पहली जुलाई आई है। देखिए, 30 जून तक मार्केट एकदम सही था। मार्केट ने जो अपना रीसेंट स्विंग हाई था वो 30 जून को लगाया। 1 जुलाई से ऑटो सेल्स के आंकड़े आने शुरू हुए, तब से मार्केट खराब हुआ। और उसके बाद से क्वार्टरली अपडेट्स और अर्निंग सीजन, अब तक अच्छी खबर नहीं मिली है मार्केट को। हो सकता है मंडे को अच्छी खबर मिल जाए, मार्केट भाग जाए, ये होप होगी। मिहिर वोरा साहब, जो होप था, जो होप पे बाजार चलना शुरू किया था, होप थोड़ा सा वहाँ पे झटका लगा और लोग निराश हो गए। तो अब ये होप फिर से बनने की कोई गुंजाइश दिख रही है कि नहीं? ये अर्निंग सीजन की शुरुआत जो है वो बड़ी खराब हुई है, तो ये रहेगा पूरा सीजन भर। अ, देखिए, अर्निंग सीजन की शुरुआत मिक्स्ड बैग से हुई है, मैं कहूँगा, क्योंकि आईटी कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट आए वो तो डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ हैं उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँगे, तो वो गलती थी। बिकॉज़ कंपनीज़ का जो ट्रैक्शन दिख रही थी उसमें लग रहा था कि रिज़ल्ट्स ऐसे अच्छे नहीं आएँगे। बैंक्स में भी हमें पार्टली तो एक्सपेक्ट किया था कि जो मार्जिन प्रेशर्स हैं, 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर तो दिखेंगे, क्योंकि रेट कट्स जिस तरह से हुए हैं और एसेट बुक जिस तरह से रिप्राइसिंग होती है, तो जो लार्ज बैंक्स हैं उसमें तो थोड़ी मार्जिन प्रेशर की गुंजाइश तो थी। बैंक स्पेसिफिक एनपीए इश्यूज वगैरह तो अलग बात है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि अर्निंग सीजन बहुत ज़्यादा शॉकिंग नेगेटिव से शुरू हुई है। एक मिक्स्ड बैग एक्सपेक्टेड थी, अभी तक मुझे लगता है ट्रेंड वही है।
और ये भी हमें देखना है कि अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी, तो मुझे लगता है कि देयर कैन बी पॉजिटिव सरप्राइजेस आल्सो, खास करके जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिंक्ड है, जहाँ पे जो मार्जिन प्रेशर लास्ट ईयर दिखे थे वहां नहीं दिखे, उसमें पॉजिटिव सरप्राइजेस भी आ सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ी वजह है मार्केट क्यों वेट एंड वॉच मोड में है या अनिश्चित जगह पे है, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से भी है, क्योंकि अभी भी हमें जो ट्रम्प टैरिफ्स के जो आउटकम्स हैं, जो हमारी जो डील होने वाली है, चाइना की जो फाइनल आउटकम आएगी, काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स हैं। तो मुझे लगता है अगले 1-2 हफ्ते जब तक ये ट्रम्प टैरिफ वगैरह की इश्यूज़ क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक बाज़ार अभी भी वेट एंड वॉच मोड में, अनिश्चित मोड में रहेगा। मतलब अर्निंग सीजन आपका कहना है कि वो मिक्स हो सकता है, अभी शुरुआत अच्छे रुझान नहीं आए हों, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कुछ आपको सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिले। अनुज सिंघल साहब, चूंकि आपने अर्निंग सीजन की बात की थी, मैं एक सवाल आपसे ले लूँ फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊँगा। तो इस अर्निंग सीजन को ट्रेंड के तौर पर देखना सही नहीं होगा? नहीं, इसको ट्रेंड के ऊपर देखना सही नहीं रहेगा, लेकिन लक्ष्मण जी एक बात ये भी है कि माना ये जाता है कि नॉर्मली अच्छे रिजल्ट्स पहले आते हैं और बाद में खराब रिजल्ट्स आते हैं, तो अगर ये अच्छे रिजल्ट्स हैं तो फिर खराब क्या होंगे। खैर, लेकिन जो भी ये देखिए, अभी ट्रेंड मत समझिए इसको, टाइम लगता है मार्केट को। और अभी आई थिंक एक बार आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स देख लें हम, और उसके बाद एक तो बड़े नंबर्स आएंगे जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स, एक आध ऑटो कंपनियों के नंबर्स, आई थिंक उनको देख लें हम, उसके बाद एक व्यू बना पाएंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है लक्ष्मण जी, देखिए इनिशियल रुझान तो आ गए हैं। अब जैसे इनिशियल रुझान आप पॉलिटिक्स भी कवर करते हैं, नॉर्मली जो इलेक्शन में भी जो इनिशियल रुझान होते हैं वही फाइनल जाकर टिकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कुछ केसेस होते हैं जिसमें कंप्लीट रिवर्सल भी आ जाता है, तो होप तो ये होगी कि रिवर्सल आ जाए, लेकिन रुझान तो आने तय हो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पंकज जैन सर, आप भी होपफुल हैं? देखो लक्ष्मण जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ऑप्टिमिस्टिक तो हम हमेशा रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हमेशा रहते हैं, होपफुल हमेशा रहते हैं, बट वी हैव टू बी रियलिस्टिक आल्सो, यू नो। हम लोगों के सुपर हार्ड अर्न मनी के साथ डील कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट वी गाइड देम, व्हाट वी टेल देम। जहां तक जो अभी अनुज जी ने कहा, मीर भाई ने कहा, आई थिंक काफी कुछ मैं सहमत हूं। आई थिंक जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स, डेफिनेटली मार्केट में एक बात अच्छी है, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेके मार्केट में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं थी, कोई भी ऐसा नहीं मान रहा था कि बड़े गंगो रिजल्ट आने वाले हैं। एंड एवरीबडी, जबकि अभी सीजन स्टार्ट ही हुआ है, एवरीबडी वाज या इज लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट काइंड ऑफ कमेंट्री कंपनीज गेव आफ्टर द रिजल्ट्स। और अगर हम जिस तरह के, अगर आईटी से देखें, मिक्स बैग रहा है। आई थिंक अगर हम पॉजिटिव बात करें, जिस तरह के टेक महिंद्रा है, विप्रो के रिजल्ट आए, आई थिंक दे वर ऑन वेरी ऑप्टिमिस्टिक साइड। जिस तरह के टीसीएस के रिजल्ट आए, आई थिंक डेफिनेटली पुअर साइड। एक्सिस बैंक के रिजल्ट पुअर साइड पे है। एक डर का आभास है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट कल कैसे आएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऐसा ही आभास है, बी रीडिंग आर्टिकल्स, कि मे बी आई थिंक काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स रिलायंस इंडस्ट्री सरप्राइजिंगली थ्रो कर सकता है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक एक मिक्स बैग है अभी तक कोई ऐसे बहुत सीरियस पॉजिटिव सरप्राइजेस नहीं मिले हैं, एक्सपेक्टेशन लो है। एंड कमेंट्री कैसी देती है कंपनी, उस पर देखने वाली बात है। बट अभी तक कमेंट्री भी जो कंपनी की पोस्ट रिजल्ट्स आई है, कोई बहुत आशा जनित कमेंट्री नहीं आई है, एंड दैट इज व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू रिएक्ट टू। एफआईज भी अगर हम देखें टिल अबाउट 30 जून या मई जून में, जबकि इवेंट्स भी चल रहे थे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल, आई थिंक इट वाज अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। और 1 जुलाई से इट हैज बिकम अ सेल ऑन रैली काइंड ऑफ मार्केट। एंड मेरे को लगता है कि ये फिनोमिना इमीडिएटली अभी नहीं रिवर्स होगा। चाहे एक टेक्निकली, जो हमारे टेक्निकल विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि क्लोजर टू 24,800 24,900 आई थिंक टेक्निकल रिबाउंड देखने को मिल सकता है। तो मे बी वी कुड हैव सम सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल रिबाउंड, बट मार्केट अभी थोड़ी सी एक वीकिश फुटिंग पे लग रही है। वन विल हैव टू लिव विद दिस काइंड ऑफ मार्केट फॉर सम मोर टाइम। ग्लोबली भी हम देखें काफी सारी चीजें हो रही हैं। यूएस इंडिया का किस तरह से ट्रेड का जो एक मिनी या फर्स्ट इनिशियल एग्रीमेंट है वो होता है, उस पे एक प्रश्न चिन्ह सा है। क्रूड को लेके, रशिया के
क्रूड को लेके काफी सारी अटकलें आ रही हैं. सो आई थिंक इन लास्ट 1 or 2 months, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, व्हाट हैज हैपेंड इज जियोपॉलिटिकली इंडिया जो एक ब्लू आइड बॉय होता था, समहाउ एक सेंटिमेंट थोड़ा सा बदल गया. समहाउ जैसे होता ना नॉटी बॉय की तरह हो गया आई थिंक जियोपॉलिटिक्स में. सो काफी सारे समीकरण है. मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए अभी थोड़े दिन मार्केट्स में. ये थोड़े दिन कॉन्शियस रहना चाहिए और ये नॉटी बॉय वाला जो टेंशन है वो अभी बना हुआ है. अनिल जी, दो चीज़ें इन्होंने कहा पंकज जी ने. एक तो जो मार्केट का भी ट्रेंड है कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन रैली, वो बना रह सकता है अभी कुछ दिनों तक. आपको क्या लगता है चार्ट देखकर, ऐसा ही कुछ है? तो ये चार्ट देखकर अभी तक जो फिलहाल कहा जाए टेक्निकल तरीके से, तो निफ्टी का जो है 24,930 जो है वो 50 डे ईएमए का एक लेवल है. और आज मार्केट कहीं ना कहीं वहीं पर एक दिख रहा है कि कहीं कुछ टिकने की उम्मीद है. लेकिन अगर देखिए वहाँ से अगर रिबाउंड होता है तब तो फिर ये ऊपर आएगा. अगर वो लेवल टूट जाता है जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, ईएमए की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो टूटता है तो फिर डेफिनेटली एक शार्प सेलिंग वहाँ से आएगी जो 24,500 तक के लेवल को लेकर के जाएगी. ये टेक्निकल बेसिस पे मैं बता रहा हूँ. अब रही बात उसके पीछे की कहानी की, तो जैसे कि रिजल्ट हैं, रिजल्ट हमें दिख रहे हैं कि ये रिजल्ट थोड़े से मूड माहौल को ख़राब कर रहे हैं. बैंकों के भी खराब हैं. आईटी ने पहले ही थोड़ा सा नेगेटिव दिया था, अभी बैंकों के भी अच्छे नहीं आ रहे हैं. तो इससे जो मेजर वेटेज है इंडेक्स में ना, वो तो देखिए बैंक और आईटी सेक्टर का है. उसके अलावा जो भी सेक्टर से अगर किसी से आते भी हैं तो जो वेटेज है उनका कम है. तो इनके वेटेज को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि मार्केट में अभी तुरंत तो कहीं से एक अपर साइड मूव आने की संभावना कम दिख रही है. कहीं ना कहीं इस रिजल्ट सीजन में थोड़ा सा हो सकता है कि साइडवेज या थोड़ा डाउन ही और जाने की संभावना दिखाई दे रही है मुझे. उसके बाद फिर मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करके वहां से कुछ कोशिश करे ऊपर आने. सुदीप सर, दो चीज़ें हैं. एक तो मिहिर वोरा साहब ने शुरू में कहा था कि इस रिजल्ट सीजन में हो सकता है कुछ आपको अच्छी चीज़ें भी देखने को मिले, खासतौर से मिड कैप सेगमेंट में आपको देखने को मिले. और अभी अनिल जी कह रहे हैं कि अभी डाउन साइड ही आपको देखने को मिले. तो आप दोनों के बीच में किधर हैं? देखिए, मुद्दा ये है कि जैसे अनुज जी कह रहे थे पहले कि कुछ कॉर्पोरेट नतीजे अगर अच्छे आ जाए तो मार्केट का मूड चेंज हो सकता है. और मेरी उम्मीद है कि वीकेंड के बाद हम जब आएंगे तो शायद अच्छा मूड से आएंगे, क्योंकि रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आने वाले हैं, एचडीएफसी बैंक के नतीजे आने वाले हैं. तो बहुत उम्मीद बना हुआ है ये तीनों काउंटर से. और ये देखिए लगभग 30% निफ्टी का वेटेज ये तीनों स्टॉक में है. तो अगर यहाँ पे अच्छे नतीजे आए तो मार्केट का मूड चेंज हो सकता है. दूसरी बात, और ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ग्लोबल मार्केट्स के लिए और इंडियन मार्केट के लिए पर्टिकुलरली, 9 जुलाई के आसपास से थोड़ा पहले से ही हम लोग इंतजार कर रहे हैं इंडिया यूएस का कोई ट्रेड डील हो जाएगा. वो सुनने को तो बहुत कुछ आ रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ सुनने को आ रहा है. पर अगर वो डील सही मायने में बहुत जल्द हो जाता है, और वो कभी भी हो सकता है, वो भी मार्केट का मूड पूरी तरह से चेंज कर सकता है. तो मैं तो पॉजिटिव रहूंगा. हालांकि करंटली जो वो मार्केट का मूड है वो तो एक बायस नेगेटिव है, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी पे बिकवाली आ रही है. और कुछ भी नतीजे ठीक ठाक नहीं आए, जबरदस्त बिकवाली आ रही है. अच्छा नतीजा आया उसके बावजूद भी कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है. तो राइट नाउ एक नेगेटिव बायस जरूर मार्केट में है, पर ये मूड कभी भी चेंज हो सकते हैं. और मूड चेंज होने वाले इवेंट का जिक्र मैंने आपको किया. तो ये एक इवेंट है जो इवेंट मूड चेंज यहाँ पे कर सकता है. तो कई सारे रिजल्ट आने हैं, क्योंकि रिजल्ट जब हम लोग शो कर चलेगा एक बार दो बार तो कई बार और सारे रिजल्ट आ चुके रहेंगे, तो हम लोग उस रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे. लेकिन बाकी जो फंडामेंटल उस पर यहाँ पे आएंगे ज़रूर हम लोग. दलजीत सिंह साहब, इसमें दो चीज़ें हैं कि हम लोग अभी बेचना शुरू किए, मार्केट अभी गिरना शुरू हुआ, लेकिन आप देखिए तो एफआईज के आंकड़े दिखा रहे हैं कि एफआई पहले से समझ गए थे कुछ यहाँ पे है जहाँ पे हमें बेच के निकल जाना है, और अभी बेच रहे हैं. डीआई है कि अभी भी टिके हुए हैं. तो एक सवाल लोगों के मन में उठता है कि आखिर एफआई क्या देख कर बेच रहे हैं और डीआई ऐसा क्या देख कर खरीद रहे हैं कि दोनों में मैच क्यों नहीं हो रहा है? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. सो देखिए, एफआई का सोचना जो है ना वो सिर्फ इंडिया नहीं है. उनके लिए एक कैनवस बहुत बड़ा है और उनको रिलेटिव हर समय परफॉर्म करना है. जो हम लोगों के भी एक पोर्टफोलियो मैनेजर की, फंड मैनेजर की भी ये हमेशा इशू रहता है. अभी 5,000 कंपनियां, आपको 25 कंपनियों में काम करना है. तो ऑब्वियसली हर समय हर मिनट आपको ये सोचना है कि क्या मैं कोई 26वीं कंपनी वापस अंदर ले लूं कि उसको छोड़ दूं,
क्या करूँ जिससे कि बेटर परफॉर्मेंस दे सकूँ? तो एफआई का जो व्यू होता है, उसको हमें एकदम वन ऑन वन रिलेशन लेकर के कि उनका व्यू मार्केट को खराब हो गया, हमारा देश के बारे में कुछ व्यू बदल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे आर लुकिंग एट कि उनके पास इतना बड़ा बास्केट है, बहुत सारी जगह पे काम करना है और रिलेटिव परफॉर्मेंस देनी है। नो अल्टीमेटली नथिंग इज़ बैड एंड और राइट और रॉन्ग। इट इज़ दे हैव टू चूज़ विद अमंगस्ट ऑल ऑफ देम। तो उनके पास ऑप्शन अभी अवेलेबल है, कहीं और अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो वो थोड़ा वहाँ से ले रहे हैं। ऐसा जो लॉन्ग ओनली फंड है या जिनको इमर्जिंग मार्केट्स में डालना है, तो आप उनसे कभी बात करिए, वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम तो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। तो या हमने इंडिया में से कुछ निकाल लिया है, बहुत कुछ कर लिया है। ये अभी रोज की जो हेज फंड है, दूसरे जो ट्रेडर टाइप के काम कर रहे हैं, उनके पास अपनी अलग-अलग रिक्वायरमेंट है, वो कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी वाली, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई व्यू खराब है और हमारा व्यू भी ऐसा ही है। इनफैक्ट हमने बहुत क्लियरली अपने नोट में कुछ 15-20 दिन पहले ही लिखा कि हम मार्केट में काफ़ी बुलिश स्टैंस रख रहे हैं और अगले 3-4 महीने में काफ़ी बड़ा मूव भी देख सकते हैं। और ये जो हमें कोई ऐसा शक नहीं है कि ये रिज़ल्ट सीज़न अच्छा होगा, हम तो ऐसा मानते हैं कि ये रिज़ल्ट सीज़न में जो ब्रॉडर मार्केट है, वो बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म करेगी क्योंकि एक सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपके पास बेस इफेक्ट का बेनिफिट मिलेगा। क्वार्टर 1 लास्ट ईयर जो है वो वॉश आउट क्वार्टर था। इलेक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई थी, तो उसमें छोटी और मिड कैप कंपनियों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुई थी। वो सब अभी काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा। अभी हमारे पास लिक्विडिटी का पूरा आरबीआई की तरफ से इतना बड़ा इम्पेटस मिला है। ये सब आगे चल के जो हमें बेनिफिट मिलने हैं, ये दो अगले 2-3 महीने में हमें इसका बेनिफिट दिखेगा। तो जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ 4-5 फैक्टर हैं, ये सब मिलकर के अगली 3-4-6 महीने में मार्केट को और बहुत अच्छा लेके जाएँगे। और जो अनुज ने बोला ना नॉर्मली हमारा ट्रेडिशन ये था कि पहले अच्छे नंबर आते हैं और बाद में खराब नंबर आते हैं। शायद ये रिजल्ट सीज़न में वो उल्टा दिखेगा। क्योंकि पहले जो अच्छे नंबर उल्टा देखेगा। बड़े जो कंपनियां हैं वो आ रही हैं, वो जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके अपने अपने पर्टिकुलर इश्यूज हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अक्रॉस द सेक्टर इश्यूज हैं, वो अपने अपने कुछ रीजंस हैं, स्पेसिफिक रीजंस हैं। अभी बैंक है कोई, आज जो बैंक आया तो उनका अपना एसेट क्वालिटी को लेकर के कुछ व्यू है, उन्होंने अपना प्रोविजनिंग कर लिया, तो ऐसा हम मानेंगे अभी इसकी वजह से पूरा बैंकिंग अब आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ बीच-बीच में रुक जा रही है, कुछ नेटवर्क का इशू यहाँ पर होगा। मीर वोरा साहब, अभी आपने सुना दलजीत सर को, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि एफआईज़ के तो बहुत सारे मार्केट है जहाँ पे उनको पैसा लगाना होता है। जो हमारे डीआईज़ हैं उनके लिए तो भारतीय बाज़ार ही होते हैं और अभी भी कई सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं वो देख रहे हैं। तो इनकी 2 बातें जो हैं उस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा। एक तो चूँकि आप फंड मैनेजर भी बहुत बड़े हैं, तो आप लोग फंड को क्या कर रहे हैं? अभी आप लोग क्या सोच आप लोग की साइकोलॉजी क्या रहती है कि अभी रुका जाए या फिर पैसा लगा रहे हैं? लगा रहे हैं तो किधर आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? अ, बिल्कुल देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक काम तो हमेशा होता ही रहता है मार्केट में। अनलेस देयर इज अ वेरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नेगेटिव व्यू हो तो फिर हम काम बंद कर देते हैं या तो बाइंग बंद कर देते हैं, लेकिन डे टू डे बेसिस पे इतने आइडियाज होते हैं कि कुछ ना कुछ तो स्टॉक पिकिंग में हो ही जाता है। सो ऐसी कुछ एक्टिविटी स्टॉप करने वाली बात तो होती नहीं है टिपिकली। लेकिन सबसे बड़ा मैं ये कहूंगा, एक जो आपने एफआई की कमेंट कही, उसमें एक बड़ा फैक्टर मुझे लग रहा है कि जो डॉलर की स्ट्रेंथ या वीकनेस है वो बड़ी डिटरमिन करती है उनकी आउटफ्लोज, खास करके पिछले दिनों में। क्योंकि हम अगर ऑब्जर्व करें, जो सेलिंग शुरू हुई थी वो सितंबर 2024 से लेकर करीबन फरवरी मार्च तक रही थी। ये माहौल था जहां पे डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा था। लेकिन जनवरी फरवरी 25 से हमने देखा है कि डॉलर मोस्ट करेंसीज के अगेंस्ट में वीकन हो रहा है और अब ऐसा कंसेंसस बन रहा है कि ये ट्रेंड शायद जारी रहेगा, क्योंकि अब डॉलर की जो जो एक पोजीशन थी, पोल पोजीशन थी दुनिया में एज अ रिजर्व करेंसी, एज द करेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर ट्रेड, एज अ इन्वेस्टमेंट करेंसी, वो अब क्वेश्चन मार्क में आ रही है क्योंकि उनकी जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी काफी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये अगर ट्रेंड रहा तो मुझे लग रहा है कि पैसा ज़रूर एफआई का इंडिया में और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में अच्छी तरह से आएगा। आप अगर पूरे साल कैलेंडर ईयर तक देखें तो एफआईएस का फ्लो नेगेटिव है। लेकिन अगर आप अप्रैल से देखें तो एक्चुअली नेट फ्लो पॉजिटिव होना शुरू हो गया है। तो जो सेलिंग थी वो काफ़ी कम हो चुकी है और मुझे लग रहा है बाइंग भी धीरे-धीरे करके शुरू हो रही है एफआईएस की। तो वो डोमेस्टिक फ्लो और एफआईआई फ्लोज़ की मुझे लगता है लिक्विडिटी सपोर्ट जो बैलेंस ऑफ द ईयर है, आधा आधा साल चला गया है, नेक्स्ट आधा बाकी है,
वो जारी रहेगा। फ्रॉम माय पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं तो मुझे एक खाली चिंताजनक जो मैं देख रहा हूं कि जो बैंकिंग क्रेडिट है वो अभी तक पिकअप नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6.5% पे जीडीपी ग्रो करनी है और डोमेस्टिक सेक्टर्स बेटर परफॉर्म करेंगे इसकी वजह से, तो बैंकिंग क्रेडिट का एक लीडिंग इंडिकेटर हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना पड़ेगा। वो अभी तक सैटिस्फैक्टरी नहीं है। वो मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ा सिग्नल है जो हम वेरी क्लोजली मॉनिटर करेंगे। आशा यही है कि जो मॉनसून जो थोड़ी डल सीजन है ये, उसके बाद पिकअप हो जाएगी चीजें। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ठीक चल रही है, रूरल डिमांड आ जाएगी तो क्रेडिट भी बढ़ेगी। लेकिन ये एक बड़ा वेरिएबल है मेरे हिसाब से जो अभी तक थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है। सुदीप जी, ये जो बैंक रेट पिकअप नहीं कर पा रहा है एक्सपेक्टेड पेस पे, तो ये तो चिंता की बात सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए नहीं है, ये तो बाकी कई सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा या फिर बाकी सेक्टर के लिए भी एक इंडिकेशन है। जी, बिल्कुल सही। देखिए, 2 समस्या यहाँ पे हो रही है। एक तो क्रेडिट ग्रोथ, इसमें बहुत प्रॉब्लम दिख रहा है सारे बैंकों के। इसके 2 कारण हैं जो मैं समझता हूँ। पहली बात तो है रिटेल में, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन्स पे थोड़े दिक्कत आ रहे थे इकोनॉमी में, इसीलिए सबने थोड़ा स्लो डाउन रिटेल लोन में किया है। रिटेल लेंडिंग सबका स्लो डाउन हुआ है। उम्मीद ये था कि कॉर्पोरेट लेंडिंग बुक इसको कंपेंसेट करेगा और ओवरऑल ग्रोथ अच्छा दिखेगा, पर अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट लेंडिंग बुक में भी ग्रोथ नहीं देखने को मिला। और इसका कारण तो हम जानते हैं कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर पिकअप बिल्कुल नहीं हो रहा है और इसी के कारण क्रेडिट डिमांड भी कम है। तो अनफॉर्चुनेटली एक स्थिति अभी इकोनॉमी में दिख रहा है जहां पे लेंडिंग बुक का ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्रेडिट डिमांड बढ़ नहीं रहा है। और ये एक तरह से इसका रिफ्लेक्शन कंजम्पशन डिमांड पे आ रहा है। मतलब इट्स ए साइकिल। अगर कंजम्पशन डिमांड नहीं रहेगा तो लोन ग्रोथ नहीं आएगा, और अगर लोन ग्रोथ नहीं आएगा तो कंजम्पशन डिमांड का भी बढ़ावा नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, बट दैट इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि दोनों चीज साथ में चलनी चाहिए, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज वेल एज प्राइवेट एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में रुकावट अभी भी है, और ये बैंकिंग सिस्टम, सारे सिस्टम में इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। शायद यही कि शुरुआती रिजल्ट जो हैं थोड़े से आपको निराशाजनक यहाँ पे दिखे। पंकज जैन साहब, ये लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट आएंगे वहाँ भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। क्रेडिट ग्रोथ नहीं दिख रहा तो सबके लिए नहीं दिखेगा। देखो लक्ष्मण जी, अगर जिस तरह के एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आए हैं जो हम इसको थोड़ा बहुत एनालाइज कर पाए, आई थिंक तीनों चारों फ्रंट पे डिसअपॉइंटिंग थे। चाहे वो निम पे देखें, चाहे एसेट क्वालिटी पे देखें, चाहे वो मैनेजमेंट कमेंट्री पे देखें, तो आई थिंक कोई बहुत ज्यादा ग्रीन शूट्स उस रिजल्ट में देखने को नहीं मिल रहे। एंड किस तरह से उस चीज को जो कल HDFC बैंक या ICICI बैंक यू टर्न कर पाएगा, क्या उससे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट दे पाएगा, आई थिंक दैट इज टू बी सीन। आई थिंक वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। उसके अलावा आई थिंक अगर हम देखें, दैट इज वन ऑफ द रीजन जो हम जो अपने क्लाइंट्स को एक गाइडेंस दे रहे हैं, वी सीम टू बी प्रिटी मोर बुलिश ऑन NBFCs। ठीक है, आई थिंक अगर हम जनरल कंट्री की इकोनॉमी की बात करें, आई थिंक दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी काइंड ऑफ सिनेरियो। बट NBFCs में जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि NBFCs को अगर हम खास तौर से दिग्गज जो 2-3 हमारी बड़ी देश की NBFCs हैं, अगर उनको एनालाइज करें और जिस तरह से RBI ने एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कट की है, जिस तरह लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, आई थिंक उनको काफी फायदा है। जिस तरह से क्रेडिट, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ, कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्रिवन क्रेडिट ग्रोथ में एक ग्रोथ पैटर्न देखने को मिल रहा है। आई थिंक दिस इज वन स्पेस जो मेरे को लगता है कि अगले 2-3-4 क्वार्टर में आउट परफॉर्म करेगी विज़ बैंकिंग स्टॉक्स। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बात करें, विद रिस्पेक्ट टू कि कहां पर नया निवेश, कहां पर ट्रेडिंग निवेश किया जा सकता है। सो आई थिंक NBFCs एज अ स्पेस, खासतौर से मुझे समझा दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बैंकिंग में टेंशन दिख रही है, NBFC में आपको वहाँ पे ग्रीन शूट दिख रहा है या फिर कि NBFC बेहतर पोजीशन पे दिख रहा है, ये किस आधार पे आप कह रहे हैं कि उनका मार्केट शेयर या फिर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप
स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं? नहीं, लक्ष्मण जी, 2-3 बड़े मूल से कारण हैं। देखो, बैंक्स टेंड टू प्ले ऑन अ मोर लेवल प्लेइंग फील्ड। उनको जिस तरह से जो अपनी क्रेडिट ग्रोथ करनी है, जिस तरह से लेंडिंग करनी है, आई थिंक कई सारे पैरामीटर्स में उनके हाथ बंधे रहते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट से जो एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स की लेंडिंग है, वहां से उनको नहीं बढ़ावा मिल पा रहा। और अगर एनबीएफसी स्पेस की बात करें, कंजम्पशन ड्रिवन एनबीएफसी की बात करें, वहां पर उनके पास जो एक मैन्यूवरिंग स्पेस है, जिस रेट पे वो लेंडिंग कर रहे हैं, कंजम्पशन लेंडिंग हो, पर्सनल लेंडिंग हो, रिटेल लेंडिंग हो, आई थिंक चाहे वहां पर जो एक हम जिसे बोलते हैं कि एनपीएस भी थोड़े बड़े होते हैं, बट आई थिंक दे टेक केयर फॉर दैट। तो और उसमें आई हैव बीन रीडिंग आर्टिकल, जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ पैटर्न, कंजम्पशन में ड्रिवन क्रेडिट ग्रोथ पैटर्न आ रहे हैं हमारी कंट्री में, जिस तरह से हर क्वार्टर में बढ़ रहे हैं, सो आई थिंक दैट एज अ स्पेस आई थिंक सीम्स टू बी मोर ग्रोथ ओरिएंटेड विद स्टॉक प्राइसेस रादर देन बैंकिंग एज सच। तो अगर मेरे को अपने क्लाइंट को प्योर बैंकिंग प्ले में विज़ गुड एनबीएफसी में निवेश कराना पड़ेगा, तो आई थिंक आई वुड प्रिफर अ गुड एनबीएफसी, टॉप नॉच एनबीएफसी फॉर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स। दलजीत जी, जी अभी एनबीएफसी पे फोकस रखेंगे कि बैंकिंग जी हाँ, आपको ज्यादा बिल्कुल। अच्छा लगता है? नहीं, इनफैक्ट हमारे पास पोर्टफोलियो में एनबीएफसी ही है, तो नहीं, बैंकिंग मैं पहले एनबीएफसी पे बैंक इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, और पंकज जैन से सर से भी मैंने क्रॉस क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये था कि एनबीएफसी जाहिर तौर पे कंजम्पशन पे फोकस रहता है उनका, वो कंजम्पशन वाले लोन पोर्टफोलियो उनके ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पे एनपीए की गुंजाइश ज़्यादा रहती है, और फिर रेगुलेटर की भी निगाहें एनबीएफसी पर इन दिनों ज़्यादा बढ़ गई, इसीलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो देखिए उसमें ना हर कंपनी का अपना डिफरेंशिएटेड मॉडल होगा। जो हम जिन कंपनियों की बात कर रहे हैं, उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा बेनिफिट लेते हैं वो लोग। अच्छे मॉडल्स उन्होंने सेट किए हैं, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो उनके एनपीए बहुत आउट ऑफ द वैक नहीं जाते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, बट वो उतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। और इनफैक्ट बहुत सारी ये जो कंपनियाँ हैं, उन्होंने अभी अपने पास से काफ़ी अच्छी लर्निंग करके उसको अपने सिस्टम्स को बहुत सुधारा है। तो अभी उतना ज़्यादा इश्यू मुझे नहीं लगता है कि ये जो वेल एस्टेब्लिश्ड एनबीएफसीज़ हैं, उनमें है। अनलेस कि वो एमएफआई जैसा कोई इश्यू बन जाए, कोई एक अक्रॉस द बोर्ड कुछ सिस्टम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए, तब वो प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज जो कंपनियां हैं वो अपने लेवल पे काफी कुछ अभी वेल स्टेब्लिश हो गई हैं सिस्टम्स एंड प्रोसेस में। दूसरी बात क्या हो रही है कि ये जो एनबीएफसीज हैं, ये लोग नीश एरियाज को केटर कर रहे हैं। तो बैंक की प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत सही जगह पे नहीं दे पाते, क्योंकि उनके प्रोसेसेस ऐसे अलाउ नहीं करते। किसी के पास कम पेपर्स हैं, या किसी के पास कैश फ्लो में कोई बहुत उनको हर चीज नंबर 1 चाहिए। यहाँ पर नंबर 2, 3 वाले को भी मिल सकता है। तो ये थोड़ा रिस्क लेकर के अपने डिस्क्रिशन पे काम कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो एनबीएफसीज हैं वो बेटर प्लेस्ड है। अगर आप देखिए एमएसएमई जो फंडिंग वाली कंपनियां हैं, जो लैब वाली हैं, इनफैक्ट हमने को ने कॉन्ट्रा कॉल लिया है अभी, कुछ एमएफआईज को भी लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि इनका जो पेन पिछले 1-1.5 साल का था, वो अगले कुछ 2-3 महीने 6 महीने में काफी उसमें सुधार आना चाहिए। तो एक टर्न अराउंड आ सकता है वहां पे। तो इस तरीके से आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं विद इन द सेक्टर। हालांकि उसमें एक चीज़ और है कि ये लोग जिस सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं वो बहुत बड़ा सेगमेंट उनका ऐसा है जो अनबैंक्ड है, जहाँ पे बैंक वाले पहुँच भी नहीं पाते हैं या फिर पहुँचना चाहते भी नहीं है, तो वहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं। तो इनके लिए अभी ऐसे अनटैप मार्केट है जहाँ पे वो टैप करना चाहेंगे, तो उनके लिए फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट देखने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पर अनिल जी, जी, आप बैंक के एनबीएफसी? जैसा सबकी राय है, मैं भी एनबीएफसी ही प्रेफर कर रहा हूँ। टेक्निकली अगर देखो तो मुझे चार्ट भी उनके ठीक दिख रहे हैं, और जैसे बिजनेस मॉडल के हिसाब से भी देखा जाए तो उनमें डेफिनेटली अभी कंजम्पशन ड्रिवन जो उनके जो एसेट ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है। और अभी जो है कहीं ना कहीं बैंकों से प्रेफरेंस इसीलिए इसकी है, देखिए बैंक बहुत हैवी हैं, उनको मूव करने में बड़ा टाइम लगता है, उनके बिजनेस मॉडल को भी चेंज होने में बड़ा टाइम लगता है। एनबीएफसीज बड़े फास्ट अडॉप्ट करते हैं अपने बिजनेस को भी, और अपने रेवेन्यू में अगर नई स्ट्रीम ऐड करनी है तो उनके लिए बड़ा क्विक होता है किसी भी चीज़ को ऐड करना। और वो टेक्नोलॉजिकल बेस जो है, नए नए एवेन्यूज़ ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम कोई नई रेवेन्यू स्ट्रीम डेवलप कर सकें।
तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी जो है एनबीएफसी एकदम इस अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताइए, मान लीजिए आपको कोई लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, चाहे ऑटो लोन लेना हो, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, बैंक को कि एनबीएफसी को? नहीं, देखिए ऑटो लोन या ये लेना है तो उसमें हम डेफिनेटली इंडिविजुअली हम प्रेफर करेंगे हम बैंक को, लेकिन अभी इनका मॉडल कैसा हो रखा है, जैसे जितनी ये ऑनलाइन शॉपिंग चीज़ें चल रही हैं, ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब की लिंक्स मोस्टली एनबीएफसीज के थ्रू हो रखी है। अच्छा, तो अगर आप कहीं ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आ जा तो किसी बजाज ग्रुप से या किसी और ग्रुप से जो है वो ऑटोमेटिक उनका एक अच्छी डील के साथ पैकेज है। तो जो हमारा जो रिटेलर है ना, उसको अच्छी डील जहाँ से मिलती है वहीं उसे तुरंत वो एग्जीक्यूट कर लेता है, फिर वो बैंकों के पास नहीं जाना चाहता, वो उसी मतलब क्विक या कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ही सीधे उनका क्विक कॉमर्स टाइप से उनका लोन एकदम क्विक कॉमर्स टाइप ही लोन है उनका, तो वो कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ही डायरेक्टली वो लोन इनिशिएट हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। पेपर वर्क वगैरह काफ़ी हल्का रहता है उनका, उतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती हैं, तो इसकी सुविधा जो है वो हमारे जो गांव में बैठे लोग हैं या जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो इसको प्रेफर करते हैं बड़ी तेज़ी से। बड़ी तेज़ी से प्रेफर करते हैं। मिहिर वोरा साहब, बैंकिंग सेक्टर से हम लोग थोड़ा सा अलग हटा जाए तो एक सेक्टर है जिस पे बहुत चर्चा हो रही है पिछले कुछ दिनों से, वो है आपको डिफेंस सेक्टर। पिछले दिनों डिफेंस सेक्टर में बड़ी तेज़ी आई थी और लोगों ने भर भर के लिया भी था, लेकिन अब लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। क्या माना जाए, डिफेंस सेक्टर अब बीते दिनों की बात हो गई, जब फिर कुछ होगा ऑपरेशन सिंदूर टाइप से तब उस पर हाथ लगाया जाएगा? नहीं, देखिए स्ट्रक्चरल स्टोरी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से स्टॉक चले थे तो एक ब्रीदर ले रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ख़ास करके क्या हुआ कि पिछले 4-5 महीने में जो गवर्नमेंट की ऑर्डरिंग की अनाउंसमेंट्स आई थी, प्लस जैसे आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर की वजह से भी एक्स्ट्रा डिमांड आई। गवर्नमेंट ने बजट में भी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करने की घोषणा की थी। तो एक न्यूज़ फ्लो अच्छा बना था, तो स्टॉक्स जो थे काफ़ी अच्छी तरह से उसको न्यूज़ फ्लो को फ़ॉलो कर रहे थे। लेकिन अब वो जो बंचिंग अप ऑफ न्यूज़ फ्लो था वो शायद हो चुका है फॉर द टाइम बीइंग। अगले 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 कुछ महीनों में शायद न्यूज़ ना आए ऑर्डरिंग वगैरह की। तो मेरे ख्याल से अगर स्टॉक्स 30, 40, 50% चले हैं, तो एक नॉर्मल करेक्शन या ब्रीदर लें, तो कोई नई बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, ये एक टेक्निकल करेक्शन है। लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन टेक्निकल करेक्शन है। दलजीत जी, डिफेंस को फॉलो करते हैं कि नहीं, आप ट्रैक करते हैं? नहीं, लक्ष्मण जी ट्रैक तो करते ही हैं, बट हमने लिया नहीं है कोई भी स्टॉक एज ए डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो। अच्छा, लिया नहीं, क्यों डर लगता है या फिर आपको लगता है कि नहीं वहाँ बहुत वैल्यूएशन की वजह से? लेकिन डिफेंस में आप वैल्यूएशन की बात तो करते हैं, लेकिन डिफेंस में जो ऑर्डर जाने वो तो उन्हीं गिन चुन के कुछ एक कंपनियां जिनके पास जानी है, तब भी वैल्यूएशन का डर रहता है वहाँ पे। लक्ष्मण जी वो सही है, हमने बहुत सारी कंपनियों को काफी लंबे-लंबे समय तक ट्रैक किया है, तो हम जानते हैं कि हाँ, वो हाँ। कई अभी पिछले दिनों में ऑर्डर अच्छे आने लगे हैं और गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटी में आ गया ये सेक्टर। बट हमने देखा है कि 5-5 साल में भी वो नंबर नहीं आए जो कंपनियों ने पहले प्रोजेक्ट किए थे। उनको कभी-कभी बहुत सारी कंपनियों को 5 साल, 8 साल, 10 साल लगे वो नंबर वापस लाने में। तो और मार्केट की टेंडेंसी है कि वो सब कुछ को आज ही डिस्काउंट कर देता है। तो हमारे वैल्यूएशन क्राइटेरिया में डिस्काउंट करते फिट नहीं बैठ। और फिट नहीं बैठते। पंकज जैन साहब, डिफेंस को कैसे देखते हैं आप? देखो मेरे को एक परफॉर्मिंग सेक्टर लगता है डिफेंस डेफिनेटली। जिस तरह का पिछले 1-1.5 महीने में आई थिंक एक फ्रॉथ बिल्डअप हो गया था, और एक डेफिनेटली आई थिंक दैट हैपेंस विद एनी सेक्टर जहां पर हम देखते हैं किसी भी कारण से मोमेंटम आ जाता है, शॉर्ट टर्म मनी टेंड्स टू मूव इनटू दैट सेक्टर, दे टेंड टू प्ले एग्रेसिवली। सो जो एक फ्रॉथ आ गया था, जिस तरह का रनअप हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं 10 से 15% एक हेल्दी करेक्शन जिसे मैं कहूंगा वो आनी लाजमी थी, वो आ रही है। मे बी दैट वुड कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। बट मैं थोड़ा सा, जैसे अभी दलजीत भाई बोल रहे थे, उसमें थोड़ा सा मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। वी हैव बीन एक्टिवली फॉलोइंग क्वाइट अ फ्यू ऑफ डिफेंस स्टॉक्स। मेरे को लगता है दे आर स्टिल इन द गेम, और दे आर इन फॉर मीडियम टू लॉन्गर टर्म काइंड ऑफ इनिंग्स। हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा सा पेन बचा हो, क्योंकि देर आर सम कंपनीज विच वी हैव बीन ट्रैकिंग, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कि जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो रनअप देखा गया, उससे पहले भी अगर हम देखें, जो Q2, Q3, Q4 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जब हम देख रहे थे कि मार्केट में पेन था, some of those companies were delivering good results even in those periods, and I'm pretty optimistic जो Q1, Q2, Q3 जो आने वाले वक्त में रिजल्ट्स आएंगे, वो तो काफी और अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। आई थिंक तो सिलेक्टिवली
across the board, not that any company into defense would do well, but I think कुछ एक सेक्टर्स हैं खास तौर से जो एक हमने देखा था, खैर उनमें फौज काफी बिल्डअप हो गया था, एनीथिंग टू डू विद ड्रोन, एनीथिंग टू डू विद रोबोटिक्स, क्योंकि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया और आई थिंक जो एक हर सेंसिबल आदमी देख रहा है कि इट हैज बिकम अ टेक्नोलॉजी वॉरफेयर, इट हैज बिकम अ एयरफोर्स वॉरफेयर, इट हैज बिकम अ ड्रोन मिसाइल वॉरफेयर, और जो एक ग्राउंड में एक जो फुट सोल्जर या आर्मी का जो रोल होता है वो शायद थोड़ा सा नॉट टू अंडरमाइन दैट, बट कुछ शायद थोड़ा सा पीछे हो गया है। आई थिंक जब तक एयरफोर्स, मिसाइल, ड्रोन, इन चीजों का सपोर्ट नहीं रहेगा, शायद आर्मी भी अपने कदम बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ा पाएगी, एंड दैट ट्रेंड वुड कंटिन्यू फॉर इयर्स टू कम। सो आई थिंक उनमें जो अच्छी कंपनी है, जो डाटा को अच्छी तरह असेंबल करनी है, तो वो कंपनी मेरे को लगता है रिजल्ट्स भी अच्छे थ्रो करेंगी, एंड आफ्टर दिस हेल्दी करेक्शन आई थिंक दे वुड अगेन बी बाउंसिंग बैक। सो वी आर प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक ऑन डिफेंस सेक्टर एज सच। सिलेक्टिवली वन विल हैव टू बी केयरफुल, ये नहीं कि कहीं भी टॉम डिक एंड हैरी किसी भी कंपनी में हाथ लगा दिया। टॉम डिक एंड हैरी किसी में हाथ मत लगा दीजिए। हालांकि आपने इशारा कर दिया है कि अब टैंक और बंदूक के ज़माने नहीं रहे, अब ज़माने जो हाईटेक हो गए हैं, तो डिफेंस में भी हाईटेक रहेगा। अनुज सिंघल सर को जोड़ता हूँ बीच में। अनुज सिंघल सर, आपको क्या लगता है डिफेंस के दिन अब लद गए, ऐसा कहना गलत होगा? अभी तो देखा सुना हमने पंकज जैन साहब बड़े उत्साहित है डिफेंस सेक्टर को लेकर, हालांकि कुछ सिलेक्टिव पॉकेट में। लक्ष्मण जी, पता है क्या है, डिफेंस सेक्टर है अभी भी बहुत अच्छा। जो एक चीज़ डिफेंस में आई है ना, तकलीफ क्या हुई है कि डिफेंस के स्टॉक्स में रैली इतनी बड़ी आ गई, इतनी मैसिव आ गई कि आपने अगले 5-6 साल की अर्निंग्स ऑलरेडी प्राइसिंग कर ली है। सेक्टोरल स्ट्रेंथ अभी भी इसमें है, स्ट्रक्चरली मुझे अभी भी ये बहुत अच्छा लगता है सेक्टर, लेकिन एक चीज़ समझिए, हर चीज़ एक प्राइस पे अच्छी होती है। जैसे कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन अगर आप 100 रुपये की एक एप्पल रोज़ खरीदेंगे तो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो इस समय अफोर्डेबिलिटी का इशू आ गया था डिफेंस स्टॉक्स पर। सारे डिफेंस स्टॉक्स 100 के पी पर, 150 के पी पर ऐसे हो गए थे। इसमें आप 7-8 साल की अर्निंग्स को पहले ही प्राइसिंग कर लेते हैं, तो ये एक इशू था। मेरा ये मानना है कि डिफेंस स्टॉक्स में अगर यहाँ से और 10-15% की करेक्शन आई तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सुदीप जी, यहाँ से कुछ और नीचे गिरे तब बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अनुज जी के व्यू से। देखिए, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन इसमें बहुत अंतर हो गया है, और ये अंतर मिटाने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा आज के दिन में जो स्थिति है। तो डिफेंस सेक्टर में कोई बुराई नहीं है, सेक्टर बहुत अच्छा है। और देखिए, इनके ऑर्डर बुक में प्रॉब्लम नहीं है, भर भर के ऑर्डर मिल रहे हैं और मिलेगा भी आने वाले दिनों में। पर ऑर्डर मिलना और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसलेट होना, एग्जीक्यूट होना, बहुत अंतर होता है। तो मार्केट तो जैसे जैसे ऑर्डर मिलता जाता है, वैल्यूएशन ऊपर ले जा रहा है। पर ये एक चीज नहीं है, ऑर्डर मिलना और वैल्यूएशन दो अलग चीज होते हैं। तो आप किसी भी नजरिया से देखें, या तो ये सोचिए कि जो मल्टीपल है वो 5-7 साल का अर्निंग फैक्टर इन कर चुका है, या सोचिए कि ऑर्डर मिलते ही वैल्यूएशन बढ़ रहा है। जो भी है, वैल्यूएशन सही नहीं है। और अगर वैल्यूएशन करेक्शन हो जाए, मुझे मालूम नहीं 15% या 20% या 25%, बट एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद ये लेने लायक सेक्टर बनेगा, क्योंकि फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा सेक्टर है। और एक खास बात ये है, जो पंकज जी जिस पे तरफ इशारा कर रहे थे, वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर का जमाना चला गया। सो फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स पे होना चाहिए। तो हम लोगों को तो बीईएल बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी बहुत अच्छा लगता है, पर वैल्यूएशन वाला चैलेंज अभी है यहाँ पे। तो कुछ भी डिप पे हम लोग बीईएल लेने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि मैं खुद इस सेक्टर को पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से ट्रैक भी करता हूं, तो मैंने देखा है कि अब सरकार का भी कहना है कि अब जितने भी पीएसयूज़ थे, उन पीएसयूज़ को कहा जा रहा है कि आप अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तुरंत में आप प्राइवेट कंपनियों से ज़्यादा हाथ मिलाइए। और देखिए, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां भी प्राइवेट कंपनियों से हाथ मिला रही है। तो प्राइवेट सेक्टर जो डिफेंस सेक्टर के हैं, वहाँ भी कुछ आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या सुदेव जी? दिख रही है, पर उसमें अभी भी जो प्योर प्ले डिफेंस कंपनी है बहुत छोटा है, और वैल्यूएशन वहां पे भी बहुत ऊपर चला गया है। एक कंपनी का जिक्र मैं जरूर करूंगा, भारत फोर्ज। बहुत सारे बिजनेस में है, दिग्गज कंपनी है, वहां पे भी डिफेंस में बहुत कामकाज हो रहा है। और मुझे लगता है ये एक अच्छा डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट हो सकता है, जहां पे बहुत अच्छा डिफेंस प्ले भी है। पर कुछ बाकी सारे कुछ दिक्कतें अभी है, पर वैल्यूएशन अभी भी ठीक ठाक है, तो भारत फोर्ज में ध्यान दिया जा सकता है।
तो ये सारे व्यूज़ हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर के, लेकिन एक आम राय निकल कर आ रही है कि थोड़े से ठंडा होने दीजिए। और एक राय जो पंकज जैन साहब ने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन पर रखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर से कुछ सबक तो पाकिस्तान ने सीखा, कुछ सबक निवेशकों को भी सीखना चाहिए, तो उस हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं। ट्रम्प की तरफ से कुछ ऐलान हो जाता है कई बार, तो इन सबको क्या कैसे देखा जाए, क्योंकि अगला हफ्ता इन सब लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार को लेकर के। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने कई सारे अब तक के ट्रेंड पे चर्चा की, सेक्टर पे बातचीत किया, लेकिन दो चीज़ें हैं जो अभी हम जानना चाहेंगे मेहमानों से। मिहिर वोरा साहब, सबसे पहले आपके पास कि अभी अगर ग्लोबल फैक्टर की बात करें या फिर ग्लोबल क्यू की बात करें तो आप लोगों की नज़रें किस चीज़ पर टिकी हुई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो टैरिफ के टॉक्स चल रहे हैं यूएस के अलग-अलग कंट्रीज के साथ, और हमारी यूके के साथ भी चल रही है। मोर और लेस यूके के साथ तो सेटल्ड है, लेकिन यूएस का जो ट्रेड सेटलमेंट हमारा होगा, ट्रेड एग्रीमेंट होगा, वो काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं कहूंगा अगले कुछ हफ्तों में डिसाइड होगा। सेकंड इज यूएस में जिस तरह से अनिश्चितता बढ़ रही है उनकी इकोनॉमी को लेके, खास करके जो बॉन्ड यील्ड्स यूएस में है वो अभी रिकॉर्ड हाई पे ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड करीबन 5% को क्रॉस कर गया है। 10 साल का जो बॉन्ड है वो भी काफी ऊपर पे ट्रेड कर रहा है, हाई यील्ड पे ट्रेड कर रहा है। तो उसकी इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पे डेफिनेटली करेगी। अभी तक तो उन्होंने टिका के रखा है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि ये सस्टेनेबल नहीं है, और ऐसी फिस्कल डेफिसिट और ऐसी जो ट्रेड डेफिसिट चला रहा है यूएस, उसकी वजह से डॉलर की जो प्रमुखता है, जो डोमिनेंस ऑफ द डॉलर है, वो क्वेश्चन में आ रहा है। तो डॉलर वीक होने से बाकी सब करेंसी जब तेज होगी, और हो रही है, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा वेरिएबल है। तो दो कंसर्न है, एक तो टैरिफ का क्या कर रहे हैं ट्रम्प साहब, और दूसरा कि डॉलर वीक होगा तो उसका कैसे असर पड़ेगा। पंकज जैन साहब, इन दोनों में आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? क्योंकि डॉलर वीक होना है, तो ट्रम्प साहब चाहते नहीं कि डॉलर बहुत ज़्यादा अब जाए, चूँकि जहाँ हम लोग ब्रिक्स करेंसी और जैसे बात करते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं मैं तो टैक्स लगा दूंगा जी, और दूसरा वो करेंगे क्या किसी को पता होता नहीं है। देखो लक्ष्मण जी, आई थिंक ट्रम्प 1 वर्सेस ट्रम्प 2, जो ट्रम्प अपने पहले टर्म में थे और जो ट्रम्प अब अपने दूसरे टर्म में है, बहुत ही डिफरेंट आइडेंटिटी है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आइडेंटिटी बन गए हैं ट्रम्प 2 में। आई थिंक जिस तरह से अगर हम देखें, वर्ल्ड के शायद दिग्गज लीडर्स उनसे मिलने से कतराते हैं कि अगर मिलते टाइम पता नहीं किस टाइप की कमिटमेंट लेने, किस टाइप का बयान आ जाए। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो एंड आई थिंक एवरी डे एवरी नाइट जाते होंगे, और फ्लिप फ्लॉप हो रहा है। कोई मिलने जाते होंगे, सबको जेलेंस्की वाली तस्वीर नजर आती होगी। बिल्कुल, आई थिंक अगर किसी को, आई थिंक मेरे को, अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, तो अगर किसी को अल्टीमेटली मीटिंग में जाना भी पड़ रहा है, तो आई थिंक विद प्रेयर ऑन द लिप्स कि जल्दी से मीटिंग खत्म हो और वापिस आए। आई थिंक दैट कुड बी द काइंड ऑफ एटीट्यूड। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द कोर क्वेश्चन, सो आई थिंक ट्रम्प जिस तरह से हैं, आई थिंक वन विल हैव टू लिव विद इट। ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर मेरे को लगता है चलता रहेगा। और अब जैसे हो गया कि भाई 6 महीने निकल गए हैं, 3.5 साल और निकालने हैं। सो और ये हर देश के साथ है, चाहे वो दोस्त देश हो, चाहे वो नॉट सो फ्रेंडली देश हो। आई थिंक दैट इज हैपनिंग विद ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। इंडिया, आई थिंक अभी तक दे हैव बीन ट्रेंडिंग वेरी कॉशियसली, वेरी क्लेवरली, एंड आई होप जो ट्रेड डील इन ऑफिंग है, आई थिंक कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। आई थिंक दो एक जो बड़े सेक्टर्स हैं, खासतौर से एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके जो बयान आ रहे हैं या जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, आई थिंक वहां पर चीजें थोड़ी स्टक है, वहां भी शायद आयरन आउट हो जाएंगी। सो आई थिंक वी एक्सपेक्ट अ डिसेंट काइंड ऑफ ट्रेड डील। एंड जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में
एक हमारे कलीग बोल भी रहे थे कि अगर एक अच्छी सी ट्रेड डील आ जाती है, डिसेंट सी ट्रेड डील आ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मार्केट को शायद एक रैली पॉइंट मिल जाए, मार्केट को एक थोड़ा सा थमाव, एक यू टर्न मिल जाए, बट दैट इज टू बी सीन। और जहां तक डॉलर के एक स्ट्रेंथ या वीकनेस की बात हुई, डेफिनेटली ट्रम्प ऐसा चाह रहे हैं कि डॉलर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिंग ना रहे, कि थोड़ी वीकनेस है, बट डॉलर भी हम देख रहे हैं बार बार के जैसे पिछले आज से 15-20 दिन पहले तक डॉलर में वीकनेस दिखाई दे रही थी और उसका मार्केट में रिफ्लेक्शन आ रही थी, बट दैट ट्रेंड हैज चेंज नाउ। और वो कितनी स्ट्रेंथ में जाता है, अगेन वो देखने वाली बात है। क्रूड एक बहुत बड़ी चीज है, जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं, जो इंडिया को पिछले 2-3 साल में रशियन क्रूड का बेनिफिट मिला, अंदाजा ऑलमोस्ट 25 से 30% मार्केट रेट, आई थिंक दैट वाज वन थिंग विच स्टेबलाइज्ड आवर इकोनॉमी। जब वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगा रही थी पिछले 2-3 साल में, आई थिंक इंडियन इकोनॉमी काफी रेजिलेंस दिखा रही थी। उसका एक कारण, एक नॉर्मल मैथमेटिकल लॉजिकल कारण था कि क्रूड में आई थिंक हमारे को काफी बेनिफिट मिल रहा था। क्रूड ओवरऑल ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि क्रूड बहुत ज्यादा ऊपर जा पाएगा। आई थिंक क्रूड के मैक्रो स्ट्रक्चर्स काफी चेंज हो गए हैं। सो काफी सारे डायनेमिक्स हैं। यूक्रेन रशिया, आई थिंक काफी दबाव हो रहा है रशिया पे कि इस वॉर को क्लोजर कंक्लूजन पे लाया जाए। मे बी, यू नेवर नो, हो सकता है गुड सेंस में प्रिवेल। सो बहुत सारी डायनेमिक्स वर्ल्ड अराउंड चल रही हैं, बहुत थिंग्स आर हैपनिंग, ट्रम्प के साथ भी हो रही है। सो लेट्स सी, आई थिंक एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी वीक इज अ न्यू वीक। सो वन विल हैव टू लिव विथ जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू गाइड आर इन्वेस्टर्स, आर ट्रेडर्स, आर क्लाइंट्स, की भाई सीरियस सेक्टर रोटेशन चल रही है। देयर आर स्टिल मेनी सेक्टर्स जहां पर हम देख रहे हैं अच्छे रिजल्ट थ्रू हो रहे हैं, जहां पर मोमेंटम है, जहां पर पैसा जा रहा है, चार्ट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। समथिंग टू डू विद हॉस्पिटल, समथिंग टू डू विद होटल, समथिंग टू डू विद इंजीनियरिंग स्पेस, पावर इंजीनियरिंग स्पेस, एनबीएफसी जो मैं कह रहा था। सो आई थिंक देयर आर प्लेसेस वेयर वी कैन मेक मनी इंस्टेड ऑफ जस्ट क्राइंग ऑन काइंड ऑफ अ स्पिल्ड मिल्क कि इस सेक्टर में नहीं बन रहा, ये सेक्टर नहीं चल रहा। आई थिंक वन, बट उनमें प्रॉब्लम क्या है, वो कुछ एक ऐसी स्पीसीज है जहां मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं है। सो मे बी अ स्मॉलर इन्वेस्टर कैन मूव हिज और हर मनी टू दोस काइंड ऑफ सेक्टर्स, बट जो बड़े फंड्स आएंगे, बड़े एचएनआईज है, आई थिंक फॉर देम इट इज नॉट ऑल दैट इजी। सो इट्स अ ट्रिकी गेम, बट आई थिंक विल हैव टू लिव विद द टाइम और देखते हैं किस तरह के रिजल्ट थ्रू होते हैं। बट आने वाला फेस्टिवल सीजन इन ऑफिंग है, आई थिंक वन विल हैव टू रिमेन विद ऑप्टिमिज्म। और मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डीपर ये करेक्शन होने वाली है। कहीं ना कहीं एक डिसेंट मार्केट को बेस मिलेगा। एंड आई स्टिल बिलीव कि मार्केट जनरली, अगर मेरे को एक सेंटेंस है, एक सम में सम करियो, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड की तरह चलनी चाहिए अगले कुछ महीने। अगले कुछ महीने तक एक कदम आगे 2 कदम पीछे चलेगी। लेकिन 2-3 बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कह दी। एक तो ट्रम्प का डर बना ही है, बना रहेगा, और दूसरा कि सेक्टर रोटेशन बहुत हो रहा है, तो जो सेक्टर नए हैं उस पर फोकस करें, कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर को हम लोग छोड़ भी सकते हैं। दोनों पे आऊंगा, आप मेहमानों से बातचीत करूंगा। अनिल जी, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प का डर आपको भी लगता है? देखिए, एक पंकज जैन साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं, मैं कुछ, हाँ पंकज जैन साहब। नहीं लक्ष्मण जी, मैं जस्ट आई वांटेड टू करेक्ट यू, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। आई थिंक मेरे को लगता है नेट में मार्केट स्टेप फॉरवर्ड गेन में ही रहेगी अगले कुछ एक महीने। ठीक है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे चलेगी, ऐसा आप मान के चल रहे हैं। ट्रम्प का डर आपको भी सता रहा है? ये ट्रम्प जो इस समय जो है ना, वो मोस्ट वोलेटाइल एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या कह देंगे। आज एक ट्वीट कर देंगे, कल दूसरी ट्वीट कर देंगे। दुनिया में कुछ भी हो रहा है, सबका क्रेडिट उनको लेना है। कुछ भी हो, मतलब अभी तो इनके इतने मीम बनने लगे हैं कि गांव में भी कुछ होता है तो वो मीम बना देते हैं कि ट्रम्प ने कहा कि हमारे कहने पे ऐसा हो रहा है। तो कुल मिला के उनके एक वैश्विक नेता के स्तर पर जैसी एक जिम्मेदार छवि होनी चाहिए थी, वो छवि तो एकदम ही नहीं है। तो समस्या ये है कि हैं एक बहुत बड़े देश के नेता, लेकिन उनकी बातों का भरोसा करना बड़ा मुश्किल है कि वो कौन सी बात है। जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती तब तक उन पर भरोसा हम कर नहीं सकते। इसलिए इस नाते अगर हम मार्केट की बात करें तो हम उन सेक्टर से दूर रहना पसंद करेंगे जहां पर ट्रम्प का शैडो है, मतलब ट्रम्प प्रूफ सेक्टर। एकदम। तो जो अपने इंटरनल कंजम्पशन वाले सेक्टर हैं, हमारे देश से रिलेटेड जो है, उन्हीं पर अभी हम फोकस कर रहे हैं। जब तक ये सारी डील वगैरह का इशू सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक हम अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन पे फोकस करें। बताया, ऐसी चीज पे रखो जिसका ट्रम्प का असर ही ना हो। एकदम। मतलब ट्रम्प कुछ भी कर रहा है। हाँ, वो सुबह उठते हैं तब क्या ट्रम्प का सोशल ट्रूथ देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है एवरी डे। वो मतलब वो कुछ भी बोल देते हैं, वो कुछ भी कह देते हैं। मतलब देखिए, इतने बड़े देश का नेता होते हुए भी ऐसी बातें ट्वीट में आ जाती हैं कि लगता है कि कोई छोटा बच्चा लिख रहा हो। वो खुद अकाउंट उनके हैंडल कर रहा है, कोई किसी बच्चे ने हैंडल कर रखा है। तो ये जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है नहीं उनके अंदर। सुदीप जी, सुदीप बंदोपाध्याय जी,
आप भी सुबह उठते हैं तो ट्रंप के ट्विटर हैंडल या फिर उसके उनके सोशल ट्रूथ को देखते हैं, क्या लिखा उन्होंने? कुछ ऐसा तो नहीं करते जो बाजार पर उल्टा पड़ने वाला है? लक्ष्मण जी, कोई उपाय नहीं है, हम सबको देखना पड़ता है, क्योंकि जैसे अनिल जी कह रहे थे, अच्छा नहीं लगता ये सब करते हुए, पर क्योंकि वो यूएस का प्रेसिडेंट है, क्या बोल रहे हैं वो मार्केट को मूव करता है, तो देखना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैं अब हमारे कुछ यूएस में मित्र हैं मीर जो वोरा सर, आ रहा हूँ आपके पास में। अब यूएस में कुछ मित्र हैं, उनके साथ बातचीत हो रहा था, तो मैं क्या हम लोग पूछ रहे थे कि कब तक ये चलेगा, कब ये स्टेबिलिटी आएगी? तो उन्होंने बोला आप लोग ये गलत सोच रहे हो, ये स्टेबिलिटी कुछ नहीं आएगा, कि ट्रम्प साहब ऐसे ही माहौल में थ्राइव करते हैं और ऐसा ही माहौल चलेगा 4 साल। तो जो उम्मीद है ना कि 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद हो जाएगा, डील हो जाएगा और कुछ आफत खड़ा होगा और ये वोलेटाइल एनवायरनमेंट चलता रहेगा 4 साल तक। यही उन लोगों का कहना है। हालांकि मैंने एक काम किया है कि ट्रूथ सोशल पे अपना अकाउंट खोल लिया, आपने खोला है कि नहीं अभी तक? जी, हमने तो खोला नहीं है, क्योंकि मुझे वो खोला प्लेटफॉर्म नहीं अच्छा है। नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मैं तो इसलिए ताकि अपडेट रहूं, ज्यादा बेहतर रहेगा अपडेट रहना। मीर वोरा साहब को जोड़ना चाह रहे थे। नहीं, मैं आई थिंक आई एग्री विद द जनरल सेंटीमेंट के सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी हमें ध्यान रखना है कि ही इज अ बिजनेसमैन और उनकी जो इंटेंशंस है वो गलत नहीं है कि भाई यूएस में जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ये ट्रेड डेफिसिट सस्टेनेबल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूएस में करनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं वो शायद अनकन्वेंशनल है और शायद डेंजरस भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये टैरिफ्स की जो वेपन है वो थोड़ी ब्लंट है और हम देखें अप्रैल से लेके काफी उन्होंने भी अपने स्टांस में एडजस्टमेंट्स करी हैं। तो आई थिंक एज अ प्रैक्टिकल बिजनेसमैन एक वाया मीडिया सॉल्यूशन एक करके कंट्री बाय कंट्री वो कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इंडिया के साथ भी हो जाएगा और दैट कैन बी अ गुड ट्रिगर फॉर द ग्लोबल मार्केट्स एज वेल एज फॉर द इंडियन मार्केट्स। हालांकि मैं तो कई बार उनकी तरफ से सोचता हूं कि उनके ऑफिसर्स का अंदाजा लगाइए कि जो वहाँ के ट्रेड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे या फिर विदेश मंत्रालय के, कैसे डील करते होंगे। इतने सारे देश हैं, सबसे एक एक करके पूछना है कि अच्छा जी इस पे कितने ड्यूटी लगाओगे, हम इतना लगाएंगे। सबको डील करना अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। मुझे तो उन ऑफिसर पर दया आ रही है कि लोग कैसे वो लोग काम करते होंगे आज की तारीख में, क्योंकि हर देश का प्रतिनिधि वहाँ पहुँचा हुआ कि हमारे साथ डील कर लो, फाइनल कर लो, बात खत्म की जाए। यहाँ पे दलजीत सिंह साहब, ट्रंप प्रूफ सेक्टर, अनिल जी ने कहा कि ऐसे चीज़ पे दांव लगाओ जहाँ ट्रंप का कोई फर्क ही ना पड़े। ट्रंप प्रूफ सेक्टर, दलजीत सिंह साहब से भी मैं जुड़ूंगा, शायद उनका टेक्निकल कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे। पंकज जैन साहब, आपके हिसाब से कोई ट्रंप प्रूफ सेक्टर है क्या? आपने कुछ सेक्टर बताया था रोटेशन वाले। नहीं, मैं लक्ष्मण जी ज्यादा जोर के मत बोलिए, ट्रम्प साहब सुन लेंगे तो आई थिंक वो ट्रम्प प्रूफ नहीं रहेगा फिर। तो हिंदी नहीं आते नहीं वजह नहीं आते से तो खैर एनीवे आई थिंक कमिंग ऑन अ सीरियस नोट, जैसा मैं कह रहा था, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि ट्रम्प प्रूफ सेक्टर्स हैं, बट देयर आर सम सेक्टर्स जहां पर हम देख रहे हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी ज्यादा है। समथिंग लाइक, मैं अपने आप को शायद मैं दोहरा रहा हूं, समथिंग लाइक हॉस्पिटल स्पेस अगर आप देखिए, आई थिंक दे हैव बीन टर्निंग आउट वेरी गुड रिजल्ट्स। आप एक्चुअली किसी भी अच्छे दिग्गज हॉस्पिटल में जाके देखिए, सैचुरेशन तक फुल है। दिस इज पोस्ट कोविड काइंड ऑफ सिनेरियो। बेड नहीं मिल रहे हैं वहां पर, रूम के टैरिफ आर स्काई हाई, फिर भी वहां पर नहीं मिल रहे। सो आई थिंक दे आर इन फॉर अ वेरी गुड स्पेस एंड वी कैन सी दैट इन स्टॉक्स ऑल्सो। सेम थिंग आई थिंक जिस तरह के होटल्स के रिजल्ट आ रहे हैं, आई थिंक जो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना चल रहा है, खासतौर से कुछ एक कंट्रीज अब जो इंडियन रडार से बंद हो गई हैं, उसका भी डोमेस्टिक होटल्स को मिल रहा है। और आई वुड सजेस्ट कि शायद वो ज्यादा फायदा उठा रहे हैं डोमेस्टिक टूरिस्ट का। बहुत महंगे हो गए इंडियन टूरिस्ट, बट कमिंग बैक टू देयर बैलेंस शीट वो बहुत हेल्दी होती जा रही है। सो आई थिंक होटल इज अनदर सेक्टर। इंजीनियरिंग स्पेस में खासतौर से सिलेक्टिव इंजीनियरिंग स्पेस, समथिंग टू डू विद इंजीनियरिंग स्पेस विच आर इनटू रिन्यूएबल काइंड ऑफ थिंग, समथिंग जो पॉल्यूशन रिलेटेड इंजीनियरिंग स्पेस है, ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस, आई थिंक दीज आर एनबीएफसी, जैसा मैं अभी कह रहा था, दिस जहां पर हम देख रहे हैं कि रिटेल कंजम्पशन, रिटेल क्रेडिट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो दीज आर सम काइंड ऑफ स्पेसेस जो हमारे को लग रहा है ट्रम्प का रेट्रिक चलता भी रहे, बट दीज काइंड ऑफ स्पेसेस विड कंटिन्यू। ठीक है, मे नॉट बी फॉर एवर, ऐसा नहीं कि बाय एंड फॉरगेट फॉर एवर, बट अगर हम अगले 1, 2, 3 क्वार्टर की विजिबिलिटी देखें, आई थिंक दैट इज व्हाट इज
बिग अनफ, क्योंकि आजकल की मार्केट में हम जो देख रहे हैं 1-1.5 साल में बड़ी सीरियस टर्निंग हो जाती है। वो जमाना नहीं रहा कि आप किसी सेक्टर को उठाइए और अगले 5-6 साल बैठे रहिए। अगर आप ऐसा होता, देखिए पिछले 5-6 साल में एफएमसीजी ने, आई थिंक पीएसयूज बैंकिंग ने, देयर आर सम सेक्टर्स व्हिच हैव डन नथिंग। तो अगर आप वहां के दिग्गज काउंटर को लेके भी बैठे थे तो यू मे हैव डन नथिंग, एंड देयर आर सम स्पेसेस, सम सेक्टर्स जो 3x 4x 5x हो गए। सो वन विल हैव टू बी वेरी डायनेमिक विद द मार्केट्स, वन विल हैव टू स्टे रेलेवेंट विद द मार्केट। अगर आपकी डायरेक्ट नॉलेज अच्छी नहीं है तो किसी अच्छे फंड के साथ जुड़िए, म्यूचुअल फंड के साथ जुड़िए, किसी अच्छे ब्रोकर के साथ जुड़िए जहां आपको अच्छी एडवाइस है। जस्ट स्टेइंग आइडल एंड जस्ट बाइंग ऑन द फैंसी नेम्स और बिगर नेम्स मे नॉट बेनिफिट यू। हालांकि हाँ, कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ लक्ष्मण जी, इसी जगह पे मैं जोड़ना चाहता रहा हूँ। अभी जो बात कर रहे थे पंकज जी, तो अभी क्या हो रहा है, देखिए थीमेटिक जो हमारे सेक्टर है ना, जो थीमेटिक जो थीम वाले सेक्टर होते हैं, अगर आप देखिए पिछले कुछ समय से एक नई चीज़ आई है 2000 स्पेशली कोविड के बाद, कि वो पब्लिक को इतनी तेज़ जानकारी मिलती है, सोशल मीडिया हो गया या और भी चीज़ों से, कि वो जो सेंटिमेंट है, मतलब जो 2-4 सालों में जो मार्केट को रिटर्न देना चाहिए था वो 2-3 महीनों में आ जाता है। मतलब एकदम रश आ जाता है सडनली। आप चाहे वो अच्छा, वही लोग ढूंढने लगे दूसरे एकदम देखिए रेलवेज का, देखिए रेलवे का दौर आया तो मतलब एकदम ओवरशूट कर गए वहां से। अब देखिए वहां से काफी करेक्ट होके पड़े हुए हैं, भी कोई पूछ नहीं रहा उनको। ग्रीन एनर्जी का आया तो उसमें जहां जहां ग्रीन, जिन शेयरों के नाम के आगे ग्रीन लिखा हुआ था वो लग रहा था वो रातों रात भाग जाएंगे। उसके बाद डिफेंस का जब आया तो जो 1 महीने में 30% के रिजल्ट आ गए, रिटर्न आ गए, जनरेट हो गए। तो जो थीमेटिक सेक्टर है, जो थीम है, उसमें इतना फास्ट मूव आ रहा है कि उसको अब वो समय नहीं रह गया कि उसको हम 1-2 साल तक के लिए होल्ड करके रखें, वो पहले ही डिस्काउंट हो जा रहा है। पहले ही डिस्काउंट। हालांकि मैं खत्म करना चाहूंगा, शो का समय जो खत्म हो रहा है, लेकिन पंकज जैन साहब की बातों में एक बात बता दूं कि हॉस्पिटल को लेकर के सेक्टर स्टॉक तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा मैं जानता हूं उनका कारोबार कभी बैठने वाला नहीं है। जब भी जाइए ओपीडी भरा रहेगा, बेड नहीं मिलेगा। सरकारी छोड़ दीजिए, प्राइवेट की स्थिति भी वैसे ही है। और टूरिज्म में जब भी जाता हूँ, इंडिया गेट सर्कल पर देखता हूँ, हमेशा लोग वहाँ जुटे ही रहते हैं। तो 2 स्टॉक के हिसाब से, लेकिन सेक्टर के हिसाब से मैं दुरुस्त हूँ कि बहुत अच्छा रहने वाला है इसका फ्यूचर, भले कुछ भी हो जाए। लेकिन अच्छा रहा आप लोगों से चर्चा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, और आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।